इंसान के सपने समंदर की तरह होते हैं, उसका अंत दिखता नहीं। आप जितना आगे बढ़ते जाते हैं अंत और खिसकता चला जाता है। पंकज त्रिपाठी नाम है मेरा। दुनिया मुझे एक्टर, स्टार, कलाकार ना जाने क्या क्या समझती है। मगर मैं इनमें से कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं। मैं तो बस पंकज हूं, आपका पंकज। मैं अभिनय नहीं करता हूं, बस किरदारों को जीता हूं या जीने का प्रयास करता हूं, उसमें समाने की कोशिश करता हूं। अभी आपके सामने पंकज बनकर हाजिर हूं, तो फिल्मों में कभी सुल्तान, तो कभी पंडित, कभी रुद्र, या सत्तू भैया, तो कभी मान सिंह, कभी कालीन भैया और केरे सिंह, तो कभी गंगाराम बनकर आपसे मिलता रहता हूं। ये मेरी मेहनत कम और आपका प्यार ज्यादा है कि मुझे आपसे बार बार मिलने का मौका मिलता है। ये आपकी दुआओं का असर है कि मैं चलता चला जा रहा हूँ। मेरी जिंदगी में मेरा अपना कुछ भी नहीं है, जो है सब आपका है। हमारे गांव जवाब के बाद, खेत खलिहान के बाद, माई बाबू जी के बाद, नहीं तो गोपालगंज के बिलसड़ गांव से यहाँ तक मैं कैसे पहुंचता। आपकी तरह मैंने भी एक सपना देखा, उसे पूरा करने के लिए शिद्दत से मेहनत की। और एक संवाद है हमारी ही फिल्म का, जो लोग मेहनत का साथ नहीं छोड़ते, किस्मत कभी उनका हाथ नहीं छोड़ती। किस्मत और मेहनत साथ चल रही है, आप साथ चल रहे हैं। आज मैं आपके सामने हाजिर हूं। मैं आप में हूं, आप मुझ में हैं, आप हैं तो मैं हूं, आपसे ही मैं। नमस्कार, सुपरस्टार के साथ हम शुरू कर चुके हैं सफर। मेरा नाम है मयंक शेखर और आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज़। पंकज जी, आप मुझे एक बात बताइए कि आपके जो पुरानी इंटरव्यूज में देखता हूँ, तो उसमें आप जिक्र करते हैं कि एक बड़ी गाड़ी होनी चाहिए। हाँ, ये वो बड़ी गाड़ी है या कुछ और आने वाली है? नहीं, यही वो बड़ी गाड़ी है। मतलब 2-3 बड़ी गाड़ियाँ होंगी फिर आपके पास? हाँ, लेकिन वो मुझे हमेशा से गाड़ियों के बारे में जिक्र करना, मुझे लगता है मेरी कहानी, मेरी यात्रा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ना कि किस गाड़ी से मैं यात्रा करता हूँ, वो इम्पोर्टेंट है। पर थोड़ा दिखावे का दुनिया है। कई बार फिल्म वर्ल्ड में आप साधारण गाड़ी से पहुँचो तो प्रभाव कम पैदा होता है, देते हैं पैसा। हाँ, और प्रभाव भी कम पैदा होता है। तो थोड़े वो पहले 2-2.5 साल पहले ऐसा थॉट था मेरा, इसीलिए मैं ये बात कही थी। तो लेकिन अब नहीं है। अब आपका व्यक्तित्व तो बड़ा हो जाए तो फिर गाड़ी उतनी बड़ी ज़रूरत नहीं होती है। पर कोई मॉनेटरी टारगेट कभी रहा है आपके पास कि ऑफ कोर्स क्रिएटिविटी का तो कोई अंत नहीं है, उसका राइट, कि ऑफ कोर्स आप अलग अलग तरीके के किरदार और फिल्में और सीरीज करते रहेंगे, बट यार इतना मिल जाए उसके बाद फर्क नहीं पड़ता। इज देयर अ पॉइंट? हाँ, नहीं, कोई मॉनेटरी पॉइंट तो वैसा नहीं रहा है। हालांकि मैं अक्सर बोलता हूँ कि प्रेम और पैसा जितना मिले कम लगता है, कि जितना भी इंसान को प्रेम और पैसा मिल जाए लगता है कि और थोड़ा मिलना चाहिए। तो मैं प्रेम का ज़्यादा भूखा हूँ, पैसे मुझे उतनी ही ज़रूरी है जितना सुविधाजनक जीवन चल जाए। क्योंकि वो थॉट हमेशा एक रहता है कि यार कुछ लेके तो जाना है नहीं यहाँ से। अब आपके काम भले छूट जाएंगे, लेकिन जो यहाँ अर्जित किया हुआ धन तो खासकर आप नहीं ले जाओगे, तो लेकिन काम रह जाएंगे। तो वही है। तो मैं थोड़ा संतुष्ट व्यक्ति हूँ उस मामले में। अभी भी आप लोकल ट्रेन लेते हैं? जरूरत नहीं पड़ी, बट बीच में एक आध बार मेट्रो लेना पड़ा, क्योंकि साकीना का जाना था। तो मैं जल्दी पहुँचने के लिए मैं हमेशा अटेम्प्ट करता हूँ कि समय से पहुँच जाऊँ। तो मुझे समय से पहुँचने के लिए जो भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट आसान लगे, तो आजकल लकीली मास्क का वक्त है, तो मास्क लगा लो, कैप पहन लो, तो ऐसे ही लोग। उस समय नहीं था। उस समय नहीं था। उस समय तो आप बैठ गए थे ट्रेन में। वैसे ही बैठ गए थे ट्रेन में।
तो अभी भी मैं ट्रेन तो नहीं, लेकिन बोट से अक्सर आते जाता हूँ जेट्टी से। तो अभी भी मेरा मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मड से 4 होते हैं, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, बोट और उसके बाद 4 व्हीलर। मैं पहले तो दर्शकों को बता दूं कि यहाँ हम इस वक्त हैं जहाँ पर पंकज जी का घर है, मड आइलैंड जो है। अगर आपने 1970s की फिल्में देखी हो तो वहीं पे आता था कंसाइनमेंट, गोल्ड का कंसाइनमेंट, लॉयन का कंसाइनमेंट, मोना डार्लिंग भी होती थी। और अब ऑफ कोर्स पंकज जी का यहाँ पे घर है। कभी आप आए थे यहाँ पे पहले? काफी सुकून है इस एरिया में, प्रॉपर मुंबई लगता नहीं है। जी जी जी, इनफैक्ट हमारे बैकड्रॉप में थोड़ी बहुत दिखेगी भी। उसी के चक्कर में यहाँ आया, क्योंकि मुंबई में मैं गांव खोज रहा था, तो ये मड गांव है और सटा हुआ है, तो आधे घंटे 20 मिनट में हम पहुँच भी जाते हैं बोट से। बाई रोड 1-1.5 घंटे लगते हैं। तो उसी शांति, सुकून, इत्मीनान के खोज में आया। मुझे आसमान ज़्यादा चाहिए देखने के लिए। मैं जिस खिड़की पे रहूं, जिस घर में, उस खिड़की से आसमान बड़ा दिखे। पता नहीं, ये शायद बचपन से हम उतनी खुली दुनिया में रहे थे, तो यहाँ से आसमान बहुत दिखता है। अभी बादल आने लगे हैं, मैं तारे देखता हूँ, तो ये बातें अक्सर करता हूँ। तो कई बार मैं भी बोर हो जाता हूँ, कितना चांद तारे आसमान नेचर की बातें करूँगा। बात अगर कि वो स्वयं के लिए, हाँ, स्वयं के लिए होता है कि यार मुझे है नेचर से बहुत लगाव, तो इसकी वजह से मैं यहाँ हूँ। और मुझे लगता है हर व्यक्ति को होना चाहिए। हम अभी ग्लोबल वार्मिंग में पढ़ रहा था, पिछला अप्रैल पिछले 122 सालों में सबसे गर्म अप्रैल था दुनिया के लिए। तो हमको पता चला ही, तो हम सबको मालूम चल रहा है, चला। तो मुझे हमेशा लगता है कि यार हमें पेड़ पौधे, हरियाली, नेचर का कदर करना चाहिए और वो चिंता होनी चाहिए। हमारे बच्चों के लिए भी तो हवा पानी चाहिए ना, अगली पीढ़ी, जनरेशन के लिए। तो खैर, अब ये नेचर की बातें हो गई। हाँ, थोड़ी प्रैक्टिकल बातें कर लेते हैं फिर। कि बतौर एज एन एक्टर, बतौर एन एक्टर भी एक तरह से एंटरप्रेन्योर ही होता है, यू नो। एंड आपकी जो दिनचर्या जो होती है वो किस तरह की होती है? आम लोगों की तरह होती है कि आप सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, पंच इन पंच आउट तो नहीं करते होंगे, एंटरप्रेन्योर हैं, खुद अपने बॉस हैं, बट इन जनरल क्या आप मड से बाहर निकलते हैं? मैंने ऑफकोर्स आपका ऑफिस देखा और वो घर के साथ ही है, बट इन जनरल मीटिंग जाते हैं और फिर वापस घर, या कैसा चलता है आपका? सुबह सुबह एक टाइम है जब ऑफिस होता है आपका, ऑफिस आवर्स? नहीं, ऐसा हम लोगों का यही है। हमारे दफ्तर रात को भी खुला रहता है, कभी 11-12 बजे तक कुछ मीटिंग, कार्यक्रम, कॉस्ट्यूम ट्रायल। तो टाइम लिमिट नहीं है और वो स्वतंत्रता है कि हम खुद के बॉस खुद ही हैं। पर मैं आमतौर पे बहुत ही, जब शूटिंग ना हो तो मैं तो बड़ा आलसी और बड़ा ही, मैं छुट्टी पसंद आदमी हूँ। मैं प्रिफर करता हूँ कि यार जैसे दुनिया में, मैं आज ही सुबह सोच रहा था कि 6 डे और 8 घंटे की वर्किंग बना है कि हफ्ते में 6 दिन काम करो या 5 दिन काम करो, और शिफ्ट 8 घंटे का होना चाहिए। 48 आवर्स, हाँ, नहीं 8 से, हाँ 48 आवर्स, यस। अभी तो जिन लोगों ने ये बनाया होगा, कुछ सोच समझ के प्लानिंग के तहत बनाया होगा कि मानव के शरीर का काम करने की क्षमता एक हेल्दी रूप में 8 घंटे है और प्लस उसको 6 दिन पे एक ऑफ मिले। हम आपाधापी में आजकल हम सबके वर्किंग आवर्स बढ़ गए हैं, इंक्लूडिंग फिल्म का 12 घंटे। राइट। और हमारा एक शिफ्ट मतलब 12 घंटे। राइट। तो जिस दिन छुट्टी हो तो मैं मड से निकलना नहीं चाहता हूँ। तो और मुझे इन दिनों रियलाइज हुआ, क्योंकि पहले काम नहीं था, मुझे कोई एक पिछले दिनों स्क्रिप्ट सुना रहे थे, तो सवाल किया उन्होंने कि आपको क्या एक्साइट करता है। मैं बोला कि अभी तो स्क्रिप्ट एक्साइट करती है, और आज से 4-5 साल पहले सिर्फ फिल्म का मिलना एक्साइट करता था कि यार 25 दिन की शूटिंग मिल गई जीवन में, राइट, कि एक काम मिला है जो 20-25 दिन चलेगा, तो उसी में एक्साइट हो जाते हैं। अब वो नहीं है, अब स्क्रिप्ट पे ध्यान देता हूँ। और वो वर्किंग आवर्स मेरा भी बिल्कुल एक साधारण मध्यम वर्ग के आदमी की तरह रूटीन है। उठ के गमलों में पानी देता हूँ, मुझे घंटों बालकनी में बैठना पसंद है बिना। पर मुझे एक बात बताइए पंकज जी, जैसे कोई म्यूजिशियन होता है तो वो म्यूजिक कंपोज करता है, कोई आर्टिस्ट होता है वो पेंटिंग करता है, जो लेखक होता है वो किताबें लिखता है। एक एक्टर जो होता है उसकी जो बॉडी है वही उसकी टूल है और वही उसकी आर्ट है। जी जी जी। तो जब आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते हैं तो आप रियाज कैसे करते हैं? वाह, बहुत बढ़िया सवाल है। ये हम इकलौता कलाकार है जिसका इंस्ट्रूमेंट हम ही हैं जी। वही उसी के लिए ज़रूरी है नेचर के पास रहना, उसी के लिए ज़रूरी है पेड़ पौधों चिड़ियों को देखना, उसी के लिए ज़रूरी है योग अभ्यास। एनएसडी में 3 साल हमें रोज़ सुबह हमारी मॉर्निंग क्लास एनएसडी में योग की होती थी। तो अब योग एक अभिनेता के लिए, योग हिंदी आजकल योगा भी बोलते हैं जी। तो वहाँ
वो प्रैक्टिस है अभिनेता की, सिर्फ योग नहीं, वो तो एक छोटा सा हिस्सा है उस पूरी प्रैक्टिस का। योगा के संग संग एक प्रैक्टिस है किताबें पढ़ना, दूसरी प्रैक्टिस है कि आम जनमानस से जुड़े रहना। तो मैं अक्सर बोट में, नाव में जो हम बातें कर रहे थे, तो मुझे मालूम है वो जर्नी, आज भी मेरी वो यात्रा वैसे ही होती है। तीसरी चीज़ है कि हम अपने संबंधों को भी देख रहे होते हैं, मैं खासकर, कि पत्नी के साथ, बच्चे के साथ, माँ बाप के साथ, समाज के साथ मेरे कैसे संबंध चल रहे हैं, किन बातों पे मुझ में संवेदना होती है, मैं भावुक हो जाता हूँ, भावुक होता हूँ तो क्यों होता हूँ। इन टच विथ योर इमोशन, ये कह रहे हैं। यस, मतलब आपके साथ सेल्फ कनेक्शन बहुत ज़रूरी है एक्टर के लिए। आई थिंक हम लोग डेस्टिनी पे पहुँच गए हैं जी। तो चलिए वैनिटी वैन की तरफ चलते हैं। बॉलीवुड स्टार्स के लिए वैनिटी वैन दूसरे घर जैसा होता है, तो सेट पर ले जाने से पहले पंकज जी को लिए चलते हैं वैनिटी वैन में। एज एन एक्टर, क्योंकि आपको हमेशा मेकअप करना पड़ता होगा, ये प्रोसेस आपको पसंद है कि नहीं? आप खुद कैनवस है ना, आप पर काम हो रहा है काम, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है जब तक कि कोई स्टाइलाइज्ड फिल्म ना हो या स्टाइलाइज्ड किरदार ना हो, तो तब तक मुझे मेकअप बहुत ज़्यादा पसंद है। किया आपने ऐसा जहाँ पे इतना प्रोस्थेटिक्स हो, घंटों लगते हो? थोड़ा हाँ, वो किया है गुलकंदा टेल्स में, जो अभी आएगा। राहिल बर्वे डायरेक्टर थे, राज टीके का सीरीज है, और उसमें किया है। उसमें टाइम लगता था, उसमें बहुत। कितने घंटे? मेरे ख्याल से 1-1.5 घंटे लगते थे। मुझे मिरर के सामने 1 घंटा बैठना मेरे लिए बहुत मुश्किल है। मैं खुद को बहुत देर तक देख नहीं सकता हूँ, मुझे लगता है क्या देखना है। मैं कभी मॉनिटर नहीं देखता हूँ शूटिंग में, शॉट के बाद कि कैसा हुआ ये शॉट ना। जब तक स्टाइलाइज्ड कोई रोल ना हो तब तक मैं प्रीफर नहीं करता मेकअप। मुझे लगता है यही कारण है कि आपको ज़्यादातर फिल्मों में एक ही लुक दिखेगा। एक वजह यह है कि इतनी व्यस्त रहता हूँ कि कंटिन्यूटी में एक फिल्म चल रही है, उसी में दूसरा चालू हो गया, तो पिछले का लुक अगले में कंटिन्यू हो गया। करेक्ट। मैं बोलता था मेकर्स को कि थोड़े दिन रुक जाओ, वो ख़त्म करके आप चाहोगे तो मैं दाढ़ी काट लूँगा, तो बोलते नहीं टाइम नहीं है हमारे पास, तुम बस 5 दिन दे दो इसमें। तो ये जो आमतौर पर ट्रेडमार्क बन चुकी है ऐसी दाढ़ी मेरी, क्योंकि लगातार एक के बीच में एक, कोविड टाइम में भी 120 दिन शूट किया मैं 2020-21 में, नॉन स्टॉप, उसी में चल रहा तो हम बात करेंगे सर, मतलब कितना आप शूट करते हैं, बट एज अ प्रोसेस बहुत एक्टर्स का मानना है कि यार सबके अपने पेट पीव्स होते हैं कि यार ये नहीं मुझे पसंद है, वो नहीं मुझे पसंद है। इन द प्रोसेस ऑफ एक्टिंग, पर्सनली आपको क्या चीज़ है जो एक्टिंग में पसंद नहीं लगती है प्रोसेस वाइज? जो पसंद नहीं है, एक तो लंबा मेकअप, दूसरा मुझे बहुत सारे रीटेक्स पसंद नहीं है। मुझे 2-3 के बाद मेरा हो जाता है कि मेरी तरफ से डन है। अब चूंकि एक्टर की ड्यूटी नहीं है कि वो मना करे कि अब मैं नहीं करूँगा, बट मेरे 2-3 टेक्स के बाद मैं नेचुरल नहीं रहता हूँ, फिर मैं वो मैकेनिकल हो जाता हूँ, और उसमें मज़ा नहीं आता है कि अंदर से पता है कि अब हम नकली का इमोट कर रहे हैं, या अंदर से ख़त्म हो चुके हैं कि अब जो देना था वो हमने दे दिया। 2 से 3 टेक बिगनिंग के, क्योंकि वो नया रहता है हमारे लिए भी 2-3 टेक तक। 3 के बाद अब मालूम है सेम चीज़ रिपीट करना है, जेस्चर याद होने लगते हैं कि कंटिन्यूटी में हाँ हाथ उठाना है। तो मुझे कंटिन्यूटी मैनेज करना पसंद नहीं है कि 2-3 टेक के बाद अब लगता है कि मेरा जो नेचुरली हाथ उठा या ये कोई एक हुआ, अब ये तीसरे टेक के बाद मैं इसको मैकेनिकली कर रहा हूँ। पर जब आप वापस देखते हैं अपने करियर को पंकज जी, 17-18 साल कम से कम, कुछ ऐसे टेक्स आपको याद हैं, ऐसे शॉट्स याद हैं जो बार बार हो रहा है और इतना मुश्किल हो रहा है आपको करने में? मे बी डायरेक्टर को पसंद नहीं आ रहा है या आपको खुद नहीं पसंद आ रहा है। सबसे डिफिकल्ट शॉट कौन सा रहा है आपका, अगर आप जब वापस सोचते हैं अपने करियर के बारे में? बाकी एज सच मुझे याद नहीं कि कोई शॉट बहुत डिफिकल्ट लगा हो। लूडो के थोड़े एक्शन सीक्वेंस डिफिकल्ट थे, एक्शन मेरे लिए डिफिकल्ट है। मैं बहुत सावधानी बरतता हूँ, हालांकि मैं फिजिकली फिट आदमी हूँ, बट एक्शन में जंप करने में, केबल में लटकने में मुझे बहुत समस्या होती है, बहुत देर तक कर नहीं सकता। इमोशनली डिफिकल्ट अभी पिछले दिनों एक सीन है ओ माई गॉड 2 में, वो मेरे लिए इमोशनली बहुत डिफिकल्ट इन सब चीज़ों में यूजुअली एक रीसेंसी बायस होता है कि आपने हाल में किया है तो आपको याद आता है। और आप जब वापस सोचते हैं पिछले सालों में, जब आप देखते हैं अपने आप को स्क्रीन में कि यार ये तो लग रहा है आसान, बट ये था बहुत डिफिकल्ट। मैं आमतौर पे मैं बहुत जल्दी डायरेक्टर और एक्टर्स के साथ जेल कर लेता हूँ सेट पे, तो मुझे वो समस्या नहीं होती है। जैसे वासेपुर का वो 9 मिनट का पहला ओपनिंग टेक वो डिफिकल्ट था, 200 मीटर तक एक सिंगल टेक चल रहा है,
तो जब लंबे सिंगल टेक्स होते हैं तो मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें 8-9 मिनट तक वो कंसिस्टेंसी बरकरार रहे, बीच में फंबल ना हो, कुछ गड़बड़ी ना हो। हालांकि कोई गड़बड़ी होती है तो मैं उसको पार्ट ऑफ द प्लान कर लेता हूँ, स्क्रिप्ट का पार्ट बना देता हूँ कि ये लगे नहीं कि गड़बड़ी है, लगे कि ये तो प्लान थी। बस सर मुझे तो ऐसा लगता है जब आपके बारे में जब सुनता हूँ और तो मुझे लगता है कि आप एक्टर तो हैं ही बट एक्चुअली आप राइटर भी हैं, और बहुत सारे ऐसे किरदार हैं जिसके जो लाइंस हैं आपने खुद ही लिखे हैं। कैन यू रिमेंबर सम कि जो किरदार के लाइंस जो बहुत पॉपुलर भी हुए बट वो एक्चुअली आपके लाइन थे, स्क्रिप्ट राइटर के नहीं? जैसे वो आधार लिंक है स्त्री का, वो स्क्रिप्ट का हिस्सा नहीं था। जैसे मिर्ज़ापुर में बहुत सारे सीन में होंगे, मुझे याद नहीं वो, पर मैं हर रोल में करता हूँ, और इनफैक्ट करके मैं भूल जाता हूँ, क्योंकि मैं ना उन लाइनों की क्रेडिट भी चाहता हूँ लेखक को ही मिले। ऐसा क्यों? क्योंकि मैं लेखक नहीं हूँ ना उस जब प्रोजेक्ट में बतौर राइटर। हाँ, जब आप एक्टर हैं और आपने लाइन लिख दी जो वो किरदार कहता है, कभी ऐसा अनमन नहीं हुआ कि यार आप अपना काम करें ना, आप राइटर का काम क्यों कर रहे हैं? नहीं, मुझे लकीली मेरे सारे लेखकों ने, संवाद लेखकों ने ना, मुझे कभी किसी ने मुझे प्रकट रूप में तो याद नहीं है कि कोई नाराज हुआ हो कि तुम क्यों इम्प्रोवाइज कर दिए, क्यों डाल दिए, क्योंकि सब बोलते नहीं करो, वही कमाल होता है जो तुम कुछ लाते हो ना। आजकल तो लोग बोलते हैं कुछ कर दो, मैं बोला कुछ क्या कर दूं, आप बताओ, जो लिख के लाए हो वही कुछ करता हूँ। बट चूंकि इम्प्रोवाइजेशन में मेरे एक चीज होती है, मुझे लगता है जिसकी वजह से राइटर को भी या डायरेक्टर को भी बुरा नहीं लगता होगा, कि कोई लाइन इम्प्रोवाइज करते वक्त मैं इस इंटेंशन से नहीं करता हूँ कि सीन में मैं दिख जाऊं, सीन खा जाए आप। हाँ, सीन खा जाए। मेरा पर्पस होता है सीन इनहांस हो, और वो सीन का जो सबटेक्स्ट है, जो मीनिंग है, वो और बेहतर और रोचक तरीके से वो कम्युनिकेट हो जाए। मेरा सेल्फ छाने का पर्पस नहीं होता है, बिल्कुल नहीं होता है। आई थिंक इस वजह से किसी राइटर और डायरेक्टर को मेरी इम्प्रोवाइज की हुई लाइनें बुरी नहीं लगी होंगी। जैसे सुपर 30 की वो एक लाइन है, जब ऋतिक मिलने आते हैं और मैं बोलता हूँ जाओ जाओ, यहाँ जाओ, वहाँ जाओ, बहरीन जाओ, दुबई जाओ, चीन जाओ, मैं बोलता क्या बात है, कविता हो गई, पर कहीं भी जाना अपनी माटी को मत भूलना। अब वो अपनी धरती को मत भूलना जहाँ महात्मा बुद्ध और गंगा बहती है, ऐसा कुछ। वो पूरा कविता पोएट्री स्क्रिप्ट में नहीं था, मैं फ्लो में चालू किया और विकास बहल बोले कमाल है, ये डन रखो। मैं बोल रहा था कि सर मैं ये लाइन में बहकूंगा थोड़ा, तो बोला बहकिए आप, और वो एक टेक में उनको अच्छा लग गया, रख लिया। तो मतलब आपको एक स्क्रिप्ट मिली है, फिर आप सोचते हैं कि मैं क्या बोलूं? यूजुअली एक्टर स्क्रिप्ट रट के बोलते हैं। नहीं, मैं रट लेता हूँ, मुझे रटना बड़ा मुश्किल है, तो मैं कंटेंट समझ लेता हूँ कि संदर्भ क्या है, मतलब क्या है, मीनिंग क्या है इस सीन का, और उसमें मैं जो थोड़ी बहुत चीज़ें निकालता हूँ अपने। जैसे कल एक शूट कर रहा था, परसों एक कैरेक्टर टॉवेल फोल्ड कर रहा है कहीं पे, तो मुझे अचानक दिखा वो टॉवेल की बुनावट दूसरे में, बोला ये तो तुम्हारा नहीं है, होटल में है, ये तो कहीं और का है। वो रुक जाता है कि अच्छा। तो मैं बहुत रिलेटेबल और बहुत जेन्युइन होकर सोचता हूँ सीन में कि एक आम आदमी क्या सोचेगा, कि अब आपको जाना हो यहाँ से, और मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि पैर से हाँ निकलिए। एक छोटा सा जेस्चर है कि मैंने कुछ कुर्सी नहीं हटाया, सर वो जेस्चर रखिएगा, हम लोग चलते हैं आगे, कॉन्वर्सेशन को जारी रखते हैं। तो जब तक पंकज जी तैयार होते हैं, मैं करता हूं सेट पर उनका इंतजार। पंकज जी, आपका जो मैंने सबसे अच्छा इंट्रोडक्शन जो मैंने पढ़ा है या देखा है, वो किसी मैगजीन प्रोफाइल में नहीं है, किसी अखबार में नहीं है, वो एक्चुअली एक फिल्म में है। अच्छा। और फिल्म का नाम है धुएं, जो कि मैथिली में है, और 2022 में जो कांस फिल्म फेस्टिवल हुआ, वहाँ पर वो फिल्म गई थी एज पार्ट ऑफ इंडिया इन कंट्री फोकस। और उसमें एक लाइन है, और वो आपकी बात कर रहे हैं उस फिल्म के अंदर, कि यार पंकज त्रिपाठी जो है वो धरती पकड़ आदमी है एकदम, और वो गमछा पहनता है, खैनी भी खाता है आजकल। पहली बात बताइए कि आप सच में धरती पकड़ तो हैं, बट गमछा तो नहीं पहने हैं, और खैनी खाते हैं कि नहीं? नहीं, खैनी नहीं खाता हूँ, पहले खाता था, अभी छूट गया। और गमछा तो पहनता हूँ, आज मुझे मालूम नहीं था वरना पहन लेता। तो गमछा पहनता हूँ। राइट, वो जो फिल्म जो है वो कुछ एस्पायरिंग एक्टर्स के बारे में है, शायद आपने देखी होगी। नहीं, मेरी कल ही अचल से बात हो रही थी, तो मैं बोला कब दिखाओगे फिल्म, तो बोला अरे सर उसमें आपका एक जिक्र भी है, कल ही शाम को। ये कोइंसिडेंट है।
और अचल भी वहीं रहते हैं हमारे पास में ही। राइट। तो मैं ये 24 शेरदिल रिलीज के बाद में एक दिन हम दोनों बैठ के साथ में देखेंगे। क्योंकि उसमें दरभंगा के एस्पायरिंग ओहो। एक्टर्स की कहानी कही गई है, और जब मैं वो देख रहा था तब मैं रियलाइज किया कि यार इतने हजार लोग होंगे, हजार लोग। लाखों लोग होंगे, चाहे दरभंगा में, स्पेशली बिहार में, चाहे सहरसा हो या पूर्णिया हो, वो आपकी तरफ देखते होंगे और सोचते होंगे यार मुझे भी पंकज त्रिपाठी जैसा बनना है। तो ये जो लोग हैं ऑब्वियसली आपको मैसेज भेजते ही हाँ, होंगे हाँ। सोशल मीडिया में। क्या गुरु मंत्र देते हैं आप उनको? मैं पहले तो अचल की बात कर लूँ, बड़ा प्रोमिस उसकी मैंने वो गामक घर गामक बहुत घर ही देखी थी और बहुत पसंद आई थी। खूबसूरत, तो बहुत ही कमाल का यंग फिल्म मेकर है जो अभी बहुत सुंदर कहानियाँ कहने वाला है। इनफैक्ट मैं उसको बोल चुका हूँ कि तुम मेरे लिए कोई कहानी हो तो बताना। चलिए, आपका जिक्र तो कर दिया कम से कम हाँ, उसने। तो यस, मैं भी जैसे मनोज भैया की जर्नी, जब मनोज वाजपेयी सर की जर्नी में पढ़ के और मैं प्रेरणा लिया और वो ख्वाब पला जिसको इंस्पिरेशन और एस्पिरेशन की हम बात कर रहे थे कि ये जा सकते हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। और सेम टाइम सही है कि मुझे बहुत मैसेज आते हैं, बच्चे सवाल करते हैं। एक सोशल मीडिया ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां आपको पढ़ने सुनने को मिल जाता है, लेकिन संभव नहीं है सबको उत्तर दूं मैं। तो मैं अक्सर अपनी बातचीत में, अपने इंटरव्यू में ना उन सवालों का उत्तर देता हूं। और मैं बोलता हूं, पिछले दिनों भी किसी में एक संपादकीय में लिखा था, एक एडिटोरियल पेज पे, कि आकलन करें, कुछ भी मुश्किल नहीं है, मैं कर सकता हूं। तो मुझ में ऐसा कुछ कोई एक्स फैक्टर नहीं था। वहीं गमछा लेने वाला साधारण सा रहन सहन हाव स्वभाव का व्यक्ति अभिनेता बन गया और लोगों ने इतना बेशुमार प्यार दिया। मतलब मैं कई बार मयंक भाई, मैं बड़ा ऋणी महसूस करता हूँ। मुझे लगता है ऑडियंस का प्रेम जो है ना, वो एक किस्म से कर्ज है मेरे ऊपर, बढ़ते जा रहा है, मैं कैसे लौटाऊंगा। और ये बोलते हुए मैं भावुक भी हो जाता हूँ, क्योंकि एक अभिनेता समाज को कैसे पे बैक करेगा, इसकी मुझे अक्सर चिंता होती है। कहानियों के रूप में तो करूँगा ही, वैसी फिल्मों का हिस्सा, क्योंकि कहानियाँ सिर्फ एक अभिनेता के हाथ में नहीं होती है कि वो राइटर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर होते हैं। बट जो मेरे पास आती हैं उनमें से मेरे द्वारा चुनी हुई कहानियों में कहीं ना कहीं वो एसेंस दिखेगा, जो कि मैं मनोरंजन के साथ साथ, सिनेमा एक बहुत बड़ा मीडियम है। मनोरंजन तो इंटरटेनमेंट है ही एक पहला फैक्टर, लेकिन सिर्फ इंटरटेनमेंट नहीं है। तो मैं उन कहानियों के थ्रू, मैं अपने आचरण के थ्रू, मैं अपने बातचीत के थ्रू उस ऑडियंस को जितना कर सकता हूँ पेबैक करना चाहता हूँ। और मुझे लगता है कि मेरी जर्नी, मेरी कहानी न सिर्फ बिहार में, हिंदुस्तान के किसी भी प्रदेश में, किसी भी गांव कस्बे में, शहर में, एक साधारण पृष्ठभूमि के, साधारण बैकड्रॉप के बच्चे को वो हिम्मत तो ज़रूर देती होगी कि मुश्किल नहीं है। यस, हमारी इंडस्ट्री बहुत संघर्षों वाली और बहुत मुश्किलात से भरी हुई है, बहुत चुनौतियां हैं, भीड़ बहुत है, जनसंख्या बहुत है। बावजूद उसके होप है, उम्मीद है। उम्मीद मैं हूँ, उम्मीद मनोज वाजपेयी सर हैं, उम्मीद नवाजुद्दीन सर हैं। जो मनोज वाजपेयी जब आए थे 1998 में, सत्य आई थी, बहुत बड़ी फिल्म थी, सबने देखा, सबने उनकी कहानी, आपने भी कहानी पढ़ी उनकी, आप भी प्रोत्साहित हुए पढ़ के। बट उनका भी एक थोड़ा लल रहा उसके बाद काफ़ी सालों तक। बट पिछले 10 साल में अगर हम कहें तो मुझे लगता है कि आप कहीं भी देखें तो एक्चुअली स्मॉल टाउन का इन्वेजन हुआ है पॉपुलर कल्चर में। नहीं मतलब सब हर जगह, चाहे वो सीरीज हो, चाहे वो फिल्म हो, जबकि इन शहरों में पंकज जी, या गाँव में इस जॉब को नीचा देखा जाता है। माँ बाप कहते थे क्या हीरो बनोगे, हीरो बनना है, हाँ, नौटंकी करोगे, नौटंकी करोगे, हाँ, एंड विमेन का तो छोड़ ही दीजिए, हाँ। तो दूसरी बात है। सो वो जो बदलाव है वो कितना आया है आपको लगता है, इन द सेंस कि इसको आप रियल जॉब की तरह ट्रीट कर सकते हैं? पेरेंट्स जो देख रहे हैं इसको, वो कहते हैं कि यार अगर मेरे बेटे को बनना है एक्टर तो कोई बड़ी बात नहीं है, वो बन सकता है, जैसे कि कोई डॉक्टर और कोई इंजीनियर बन सकता है। काफ़ी बदलाव आया है, और वो मेरे ख्याल से पेरेंट्स के भी, गार्जियन के नज़रिया में भी बदलाव हुआ है। इवेंचुअली बात ये है सर कि जब 10 लोग दौड़ रहे हो तो एक ही जीतता है, एक ही जीतता है ना। इनफैक्ट किताब होनी चाहिए इस बात पे कि यार जब आप फेलियर हो तो किस तरह आप उसको डील करें। हाँ, क्या बात है, बहुत बढ़िया। मैं गुरु, आजकल तो मोटिवेशन का इतना दौर है ना आसपास कि आप परेशान हो जाओगे मोटिवेशन से। हर आदमी मोटिवेशन कर रहा है और ऐसे प्रेरणादायी बातें करता है।
यस, वो बहुत ज़रूरी है ना कि चुनौतियां बहुत हैं। मुझे लगता है पेरेंट्स भी इसलिए भी डरते होंगे कि यार सक्सेस रेट बहुत कम है, कि 1000 बच्चे आते हैं। मैं जिस थिएटर ग्रुप में काम करता था पटना में, तो ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने कोई तोप मार लिया है, बट एक पॉपुलर अभिनेता या जहाँ भी पहुँचा हूँ, मेरे साथ के बाकी 99 एक्टर अभी नहीं पहुँचे हैं और मेरे से ज़्यादा टैलेंटेड हैं, मैं उन्हें जानता हूँ। और पर कई फैक्टर होते हैं। आपने बोला कि हम एंटरप्रेन्योर भी हैं, व्यवसायी भी हैं, तो कई फैक्टर हैं कि आर्ट और क्राफ्ट के संग संग न जाने बहुत सारी चीज़ें हैं कि एक्टर के ग्रो होने में काम आती हैं। तो शायद वो सक्सेस रेट इतना कम है, चुनौतियां ज़्यादा है, फेल्योर का रेशियो ज़्यादा है, इसलिए भी पेरेंट्स डरते होंगे कि यार बहुत मुश्किल भरा काम है। और इनफैक्ट पेरेंट्स ये भी देखते हैं अक्सर इंटरव्यूज में और सब एक्टर्स के जिनके सिमिलर बैकग्राउंड्स रहे हैं कि यार मैं अंधेरी स्टेशन में सोया, मैं 500 रुपये लेके आया था, मरीन ड्राइव में सोया, अमिताभ बच्चन मरीन ड्राइव में सो चुके हैं, तो यार अपने बच्चे को क्यों सुनाए इस तरह, क्यों सुनाए इस तरीके से। नहीं, अभी वो दौर है ना कि थोड़ी सी अभिनेता मैं चाहता हूँ कि ये मैं अक्सर ही बोलता भी हूँ कि सेल्फ आकलन करके आए, सेल्फ असेसमेंट, कि तुम्हें अभिनेता ही क्यों बनना है। दुनिया भर के जॉब हैं, आपका इंटरेस्ट किसी भी फील्ड में हो सकता है, बट चूंकि सिनेमा, अभिनेता, अब आज एक नोमन था पंकज त्रिपाठी, बेस्ट के बसों में घूमने वाला एक लड़का, और जो बॉम्बे में कोई नहीं जानता था, अब मुंबई में बहुत लोग जानते हैं। अबू धाबी में था, जिस किस्म से ऑडियंस ने उत्साहवर्धन और तालियां बजाई, मैं भी मंत्रमुग्ध और विस्मृत और भावुक था आईफा में कि यार इतना लोग मुझे पसंद करते हैं विदेश की धरती पे। वो अद्भुत क्षण था, बट कहीं ना कहीं उस क्षण तक एक पंकज त्रिपाठी वो अभिनेता जो 2004 में आया था और 2022 तक आने में काफ़ी रातें जगे होंगे, काफ़ी संघर्ष हुए होंगे, काफ़ी कठिनाइयाँ रही होंगी, बहुत बार फेलियर का एहसास हुआ होगा। आपने बोला कि प्रेरणा के संग संग कि आप कैसे सस्टेन करो और बचे रहो, उन फेलियर को कैसे झेलो, इस पे किताब होनी चाहिए। उसमें मेरी योगदान, और मुझे लगता है कि पढ़ाई एक किताबों का ना, लिटरेचर का, कविताओं का बड़ा योगदान है। और ये भी योगदान है, बाबा नागार्जुन की एक कविता है जो मैं अक्सर बोलता हूँ। नागार्जुन एक दरभंगा के अगेन कवि थे, आज पता नहीं क्यों हमारी बात में दरभंगा प्रखर है। जो नहीं हो सके पूर्ण काम उनको करता हूँ मैं प्रणाम, था जन्म काल में सिंह लग्न पर कुसमय ही देहांत हुआ। जिस बच्चे के जन्म काल में सिंह लग्न था, सिंह मतलब अपनी मौत मरेगा, उसका भी असमय देहांत हो सकता है। तो बाबा की बड़ी अच्छी कविता है वो। तो मैं हमेशा से लगा कि ठीक है, नहीं होगा तो नहीं होगा, कोई बात नहीं है। एक आर्टिस्टिक अप्रोच का आदमी जीवन के जिस हिस्से में रहेगा, डॉक्टरी में, मेडिसिन में, फार्मिंग में, वो वहाँ भी अपना आर्ट क्रिएट कर सकता है। आप किसी किसान और खुशी पा सकता है। एक फिल्म में मैंने एक लाइन इम्प्रोवाइज की थी कि एक एक्टर है, बड़ा पॉपुलर एक्टर का रोल था, और वो आते हैं और सीढ़ी पे, सेट पे देखते हैं, सेट पे सीढ़ी चाहिए उनको, बोलते सीढ़ी कहाँ है, लेडर सीढ़ी। तो डायरेक्टर पूछता है सीढ़ी, सर सीढ़ी क्यों चाहिए? तो बोला मुझे टॉप पे जाना है। तो वो डायरेक्टर बोलता है आप तो ऑलरेडी टॉप पे हैं। तो बोलता है मुझे टॉप के भी टॉप पे जाना है। तो ये टॉप के टॉप पे जाने की लड़ाई कहीं नहीं ले जाती है। आप जीवन में शाम को अपने परिवार के साथ मनपसंद पोहा खाते हुए हंस लें, वो टॉप पे जाना है मेरे लिए, या वो किसी के लिए भी टॉप पे जाना हो सकता है। तो मुझे लगता है वो फेलियर से लड़ने के लिए ना, हम पूरा दुनिया एक्सप्लोर करते हैं, हम खुद का एक्सप्लोर कम कर पाते हैं, स्वयं का। तो जितनी बाहर की यात्रा है उतनी ही ज़रूरी है भीतर की यात्रा, कि यार मुझे क्यों चाहिए, क्या चाहिए। पिछले दिनों नेशनल पार्क में था मैं, पन्ना में, और एक चीतल का बच्चा दिखा। चीतल एक जानवर की प्रजाति है, हिरन। तो बस उसका एक परिवार था, माँ थी, बच्चा था, बाद में उसका पुरुष भी आ गया, पिता घर का, जो भी अगर परिवार हो तो। और उस बच्चे की आंखों में बहुत प्रश्न था और बहुत डरा हुआ था, हम कि गाड़ी से कौन लोग आए हैं, हमें देख रहे हैं। और मैं गाड़ी रोक के, मैं चुपचाप, हम लोग जंगल सफारी में थे, खड़े होकर देखने लगे। उसके आंखों में प्रश्न था। मैं सोचने लगा यार, जब गांव में मैं था तो मेरे पास भी बहुत सारे प्रश्न थे इस चीतल के बच्चे की तरह। हमने नाड़ा बांधना सीखा है और इसमें 1 हफ्ते लगे हैं कि सही नॉट कैसे लगे ताकि खोलने में सुविधा हो। हमने टी शर्ट पहनना कैसे सीधा पहने कि चेहरा और हाथ प्रॉपर घुस जाए, सीखा है। तो लाइफ क्या है? लाइफ, जब हम पैदा होते हैं तो हम कुछ नहीं सीखे रहते हैं, और जब हम मरने के पहले हम चाहते हैं कि बहुत कुछ सीख लें, बहुत कुछ जान लें। तो ज़िंदगी न जानने से
बहुत कुछ जानने के बीच की जर्नी है। हम बहुत कुछ जानने के लिए हम सिनेमा में, साहित्य में, मीडिया में, फार्मिंग में, कहीं भी हम उस प्रोसेस के थ्रू जा सकते हैं और आनंद ले सकते हैं और बहुत कुछ जान सकते हैं। तो इन दिनों ये ट्रिप लगा है। राइट, नहीं बहुत सही ट्रिप है, बट ये बात में दो राय नहीं है कि एक आपकी एक महत्वाकांक्षा थी एक्टर बनने की। अक्सर जो एक्टर्स बनते हैं उनकी जो स्ट्रगल की स्टोरीज होती है वो सब पढ़ते हैं, बट एक्चुअली स्ट्रगल की स्टोरी हर फील्ड में है, हर फील्ड में, यू नो, इन दैट सेंस। बट अगर आपकी हम बात करें, एंड ऑफ कोर्स सब जानते हैं, आपने तो अपने गांव को फेमस बना दिया, विल्सन गांव को, जो कि गोपालगंज में है। फिर वहाँ से आप पटना आए, पटना में आपने थिएटर किया, थिएटर करके फिर आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा आए, फिर मुंबई आए, राइट। बट अगर आप टर्निंग पॉइंट देखें, प्रोफेशनली टर्निंग पॉइंट देखें, तो वो क्या था पंकज जी कि यार अब मतलब चमका? मेरे ख्याल से आप गैंग्स ऑफ वासेपुर के बाद लोग बोलने लगे थे कि यार ये कौन अभिनेता है। सुल्तान के किरदार के बाद लोग भी मुझे पहले मेरे किरदारों से ही याद करते थे, मेरा नाम कम जानते थे। तो सुल्तान हो गया था। न्यूटन के बाद न्यूटन में चूँकि नेशनल अवार्ड मिल गया, और न्यूटन के बाद मुझे याद है मैं ABP न्यूज़ से भी बात किया था। कोई जर्नलिस्ट ने मुझे फ़ोन किया था, मैं लखनऊ में था। न्यूटन के बाद मैं हमेशा चाहता था कि थोड़ा मीडिया का तवज्जो मिले, मीडिया में मेरी बात हो, लिखा जाए, क्योंकि वो हर आदमी चाहता है। तो न्यूटन के बाद मेरे को बेहद खुशी हुई थी। एक तो नेशनल अवार्ड है, चूँकि देश का सम्मान है, उसमें किसी प्राइवेट कंपनी का सम्मान नहीं है। और न्यूटन के बाद मुझे मीडिया ने काफ़ी लिखा न्यूटन के परफॉर्मेंस के ऊपर या मेरी जर्नी के ऊपर। तो न्यूटन के बाद मुझे लगता है लोग जानने लगे थे। तो क्या हम मान सकते हैं पंकज जी कि न्यूटन के बाद, और 2020 में जब पैंडेमिक आई, तब मुझे लगा कि ये भाई सब तो पूरे देश घर पे था, हाँ, और टीवी ऑन करके कुछ नेटवर्क टेलीविजन में तो कुछ नहीं आ रहा था नया एंटरटेनमेंट के हिसाब से। बट यार आप जहाँ जाएं, जिस OTT प्लेटफॉर्म में जाएं, वहाँ सिर्फ पंकज त्रिपाठी दिखते हैं। इट्स इनक्रेडिबल। मैंने तो लिखा नाम कि सारे एक के बाद एक, क्योंकि मुझे याद भी नहीं रहेगा कि कितने सारे आपने रोल्स किए उस समय, उसके पहले भी किए, उसके आगे भी करते आ रहे हैं। बट मिर्जापुर 2 आई, क्रिमिनल जस्टिस 2 आई, लूडो आई जो फिल्म थी, एक्सट्रैक्शन जो कि एक हॉलीवुड फिल्म थी क्रिस हेम्सवर्थ के साथ, गुंजन सक्सेना आई, शकीला आई, कागज आई, मिमी आई, और चलता गया। आप एक तरफ कहते हैं सर कि आपको ठहराव बड़ा पसंद है, हाँ। आपसे ज्यादा तो कोई किसी की फिल्म नहीं आती है। ये क्या है, ये इसका क्या? इनफैक्ट आपने कहा इस इंटरव्यू के पहले हम लोग जब रोल कर रहे थे कि यार आप 22 प्रोडक्ट्स को इंडोर्स करते हैं, हाँ, सो मतलब इतने सारे एड्स भी। तो ये क्या ठहराव है आपका? मैं भी सोचा इस बात पे कि यार गुरु, मैं तो ठहराव पसंद आदमी हूँ, कहाँ इस भागदौड़ में लगा हुआ हूँ। कोविड के पहले आफ्टर न्यूटन, और न्यूटन के बाद एक बड़ा माइलस्टोन था कालीन भैया मिर्ज़ापुर, जिसने कालीन भैया ने बहुत घर घर तक और वर्ल्ड वाइड पहुँचा दिया। उसके बाद मुझे बहुत ऑफर आने लगे। पहले जब आपको भूख ज़्यादा होना तो हंगर में ओवर ईटिंग होना स्वाभाविक है। तो मैं ये जो कोविड के टाइम के 9-10 प्रोजेक्ट्स हैं ना, वो उसके पहले के हंगर का परिणाम है कि जो आता था, अच्छा ये रोल ठीक लग रहा है, हाँ डेट नहीं है, मेरी पत्नी मेरी मैनेजर भी है, कैसे करोगे? मैं बोला वहाँ से रात में आ जाऊँगा ट्रैवल करके, और एक दिन तो मुश्किल है ना, रात को जगूँगा एक रात, अगले दिन से फिर नॉर्मल हो जाएगा इधर। तो मैंने आई थिंक उस हंगर की वजह से मैं सेलेक्टिव नहीं हुआ, और लकीली सारी फिल्में ख़राब नहीं निकली। ये संयोग है कि थोक में काम कर रहा था, लेकिन कहानियाँ, डायरेक्टर्स, मेकर्स अच्छे थे, तो वो फिल्में भी अच्छा प्रदर्शन कर गई। अब जाके मुझे भी एहसास हुआ कोविड में जब रुका, तो मैं हर कोविड में दूसरे महीने जूम कॉल पे बैठा हूँ, प्रमोशन चल रहा है उसका जी। मैं बोला मैं कितना काम कर रहा था। आप जब रनिंग कर रहे होते हो ना, और रनिंग भी हो एक लंबे मैराथन के बाद का आखिरी राउंड हो, 21 मिनट के, मान लीजिए हाफ मैराथन में लास्ट का 5 मिनट, तो उस 5 मिनट में लगता है फिनिशिंग पॉइंट पूरा करके उसके बाद हम सोचेंगे कि ये पूरी रन कैसी थी। तो ये कोविड के 9-10 रिलीज़ के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि ये रन तो अच्छी थी, लेकिन मैं बहुत थक गया था। आप देखेंगे तो उन लास्ट प्रोजेक्ट में मेरे चेहरे पे थकान दिखेगी आपको, क्योंकि मैं सो नहीं रहा था। है सर। न, मुझे दिखती है, क्योंकि मेरे को मालूम है, हाँ मुझे पता है। तो मैंने सोचा कि नहीं, अब ठहराव लो। तो अब जो मैं कर रहा हूँ, और ख़ासकर अब इन द सेंस जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अब जुलाई के बाद, अभी तक मैं 2019 का कमिटमेंट कर रहा था
फुकरे भी 2019 का कमिटमेंट है, फुकरे 3। मैंने क्रिमिनल जस्टिस 3 अभी ख़त्म किया, वो भी कोविड के पहले का कमिटमेंट है। अब मैं वो फिल्में कर रहा हूँ जो मैं करना चाहता एक हूँ। तो आप फिल्में करते हैं और जब इतने सारी फिल्में करते हैं तो उसको प्रमोट भी करना पड़ता है। उसके बाद एक वक्ता तो आप हैं ही सर। इनफैक्ट अगर हम प्रोफेशन की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये तो आपका तीसरा प्रोफेशन है। पहला प्रोफेशन जो है, और इस पे मैं आपको आपकी विशेष टिप्पणी चाहूँगा, पहला जो प्रोफेशन आपका है वो है पॉलिटिक्स। जी। आप छात्र नेता थे पटना यूनिवर्सिटी में। सर मुझे एक ये बात बताइए कि आप इतने बड़े अभिनेता हैं और आप नेता रह चुके हैं कम समय के लिए ही सही, इन दोनों जॉब में आपको डिफरेंस क्या लगता है? ये नेता जो होते हैं वो भी लाइन बोलते हैं, तो नेता और अभिनेता में क्या अंतर है ये बताइए। काफ़ी अंतर है। हम जो करते हैं हमें मालूम है कि हमारी स्क्रिप्ट झूठी है, उसमें ट्रूथ खोजना है हमें। चूँकि नेता मैं बहुत लंबे समय तक नहीं रहा हूँ और मैं कुछ इलेक्टोरियल चुनाव वाले, मैं छात्र नेता में था, तो वहाँ के लाइनें के बारे में मुझे अनुमान नहीं है। हालांकि उनको भी खुद स्वयं तो पता होता होगा कि मेरी स्क्रिप्ट कैसी है जो आज मुझे परफॉर्म करना है। बट हम यही है कि हमारी स्क्रिप्ट जग जाहिर झूठी स्क्रिप्ट होती है, उसमें ट्रूथ ढूंढते हैं। और राजनीति के स्क्रिप्ट के बारे में बहुत ज़्यादा आइडिया है नहीं। दोनों में एक कॉमन चीज़ है जो रिलीज़ के पहले हमें भी मालूम है कि हमारी फिल्म औसत है, लेकिन हम बोल नहीं सकते हैं कि फिल्म औसत है। और चुनाव के पहले नेता को मालूम है कि यार जनता का रुख ठीक नहीं लग रहा है, पर सर बोलता है हम जीत रहे हैं, आप परिणाम आने दीजिए। तो मैं 1-2 राजनेता से मिला हूँ तो बोले कि आप कार्यकर्ता हतोत्साहित हो रहे थे, तो हम क्या करें। हमने ऐसी दी कि इनको तो उत्साह रहे, हम तो परिणाम आने के बाद हारेंगे ना, पहले क्यों हारना। और ये अच्छी बात है। समानता असमानता मैं दोनों दुनिया को जानता हूँ, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मेरे बहुत मित्र भी हैं राजनीति में भी, सिनेमा में रुचि भी रखते हैं। रुचि भी रखते हैं। हाँ, और मैं आपको लिख के देता हूँ, जैसे कि आप न्यूटन में लिख के देते हैं कि आप एक दिन राजनेता बनेंगे ही। हाँ, वो लक्षण दिख रहे हैं सर आपके। पता नहीं कल किसने देखा, लेकिन आपने कभी मना नहीं किया है। हम मना कैसे कर दूं? आज मना कर दूं और कल को मेरे विचार हो जाए, क्योंकि राजनीति में अच्छे लोगों की बड़ी आवश्यकता है। कि वहाँ कई लोग, हम लोग बहुत बड़े तौर पे, हम ज़्यादा तौर पे समाज को लगता है अरे राजनीति करना वो बड़ा मुश्किल काम है या ठीक काम नहीं है। वहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, हर पार्टी में अच्छे लोग हैं। हम जनरलाइज कर देते हैं कि यार सब डॉक्टर चोर नहीं है, सब नेता खराब नहीं है। हर राजनीतिक दल में बहुत सारे अच्छे नेता हैं जिनका जेन्युइन कंसर्न होता है। तो पता नहीं भविष्य किसने देखा है। बट एक और चीज जो भविष्यवाणी मैं कर सकता हूँ पंकज जी आपके बारे में, और वो भविष्यवाणी नहीं है, वो तो फैक्ट है कि आप प्रॉपर गुरु जी हैं यार। ये ना ये नहीं ये सही है। मतलब ठीक है, आप स्क्रीन पर दिखते हैं, फिल्में करते हैं, सीरीज करते हैं, बट मुझे लगता है आपकी सबसे बड़ी पॉपुलैरिटी जो है वो एक्चुअली यूट्यूब पर है। और लोग आपको बैठ कर, यंग लोग स्पेशली, आपको देखते हैं कि यार क्या ज्ञान दिया है इसने। और ये बहुत अच्छी बात है। मैं बताता हूँ, मेरा पर्सनली मानना है ऐसा पंकज जी कि शाहरुख खान जो है ना, वो एक्चुअली उनकी जो इंटरव्यूज हैं वो उनकी फिल्मों से बड़ी हिट्स हैं। 30 सालों से ज्यादा है और किताबें लिखी जाती हैं उनके इंटरव्यूज पे। और वही आपका भी सिचुएशन लगता है। सर मुझे ये बताइए कि ये कहाँ से शुरू हुआ? यार ये मुझे भी नहीं मालूम ठीक से, प्लानिंग के तहत शुरू नहीं हुआ। मैं कुछ साधारण सी बातें कह दिया और अचानक, जैसे किसी एक इंटरव्यू में एक नदी का, मेरे गांव में नदी है, तो बोल दिया नदी में जब तैरना, बहुत स्ट्रगल किए कि स्विमिंग सीख लें, तैरना सीख लें। और तैरना सीखने के बाद कहाँ पता था नदी से दूर हो जाएंगे। नदी से दूर हूँ, समंदर के पास हूँ। तो नदी से दूर होना मतलब वो मेटाफर है, मैं अपने गांव से दूर हो गया। हालांकि जाता हूँ मैं, हर चौथे महीने गांव में होता हूँ 2 दिन के लिए। और आप नदी के पास भी हैं? और नदी के पास भी है, हाँ, नदी का अंत है ये समंदर। कालीन भाई का मड आइलैंड यहाँ मेरा कालीन भैया का माल उतरेगा। वो अपने आप हुआ और मुझे लगा कि मैं ऐसे ज्ञान की और ऐसी बातें शायद हुआ और कुछ लोग पसंद करने लगे, तो हो सकता है इंटेंशनली भी मैं बोलने लगा होऊंगा। पर मैं कई बार अपनी मोटिवेशनल और ज्ञान की बातों से थोड़ा थकता भी हूँ, क्योंकि लगता है ये ना लगे कि आदमी बहुत प्रवचन दे रहा है, हर किसी को ज्ञान दे रहा है। बट अगेन जो समझ की बातें हैं, जो मैंने समझी है, जितने घाट का पानी पिया हूँ, जो मेरे पास समझ हुई है जीवन का, एक इंटरव्यू वो मीडियम है जिसके थ्रू मैं शेयर कर सकता हूँ, जो बहुत बच्चे सुनेंगे। और क्या पता इसमें से कोई एक लाइन किसी के जीवन में काम आ जाए। कि मेरे जीवन में तो बहुत काम ऐसी लाइनें आई होंगी ना, तभी तो मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत लिटरेचर पढ़ता हूँ। मैं मोटिवेशनल किताबें नहीं पढ़ता हूँ, कैसे बड़ा बने मैंने कभी नहीं पढ़ा है, लेकिन मैं लिटरेचर पढ़ता हूँ, मैं कहानियाँ पढ़ता हूँ, किताबें पढ़ता हूँ। मेरे बहुत सारे गुरु हैं
जो प्रोफेसर हैं DU में, कहीं कहीं JNU में, और उनसे सुनता हूँ, बातें करता हूँ, एक तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पंकज जी 80 से ऊपर रिलीजेस हो चुके हैं, चाहे वो फिल्म हो, टेलीविजन हो, या ऑफ कोर्स वेब सीरीज हो, बट ऑफ कोर्स चाहे आप जितना भी किरदार प्ले करें, एक तो आपका लुक सेम रहता है, क्योंकि इतने सारे किरदार प्ले कर एक रहे होते हैं साथ आप। फिल्म कर रहा होता हूँ। बट बहुत लोगों को ये नहीं पता है, शायद या पता भी हो कि इतने सारे आपके इंटरव्यूज लोग देखते हैं, कि आपकी शुरुआत जो है बतौर एक्टर वो एक्चुअली एज अ फीमेल एक्टर हुई है। जी। हाँ, और ठीक है कालीन भैया प्ले कर लेना, या न्यूटन में CRPF जवान प्ले कर लेना, बट फीमेल कैरेक्टर प्ले करना कितना मुश्किल है सर, और वो नज़ाकत कहाँ से आती है? वो ना मेरे गांव में, वो चूंकि गांव में लड़कियां अभी थिएटर में नहीं आती हैं, गांव के नाटकों में अभी भी नहीं, तो अभी भी लड़के ही लड़की का पार्ट अदा करते हैं। तो मेरे गांव में उस साल जो महिला किरदार कर रहा था वो आया नहीं छठ में, बाहर नौकरी करता था, तो उस साल नाटक बंद होने की स्थिति हो गई। तो मैंने बीड़ा उठाया कि मैं कर लूँगा। एक अभिनेता के लिए ना, अब वो कैसे करता हूँ, वो नज़ाकत का अंश, उसके दो आंसर हैं। एक आंसर ये है कि उत्तर की एक अभिनेता की बॉडी में ना लय का होना बहुत ज़रूरी है, लयकारी। अभी टोनी दा हैं, एक डायरेक्टर हैं, पिंक जिन्होंने बनाई थी अपना, अनिरुद्ध रॉय चौधरी जी, तो टोनी दा से मैं कल परसों मिले थे, वो लयकारी बोलते हैं, पंकज लयकारी इसमें है, तो बंगाल से हैं। तो लय और लयकारी एक अभिनेता के बॉडी में होना आवश्यक है। लय मतलब सुर और रिदम की समझ हो, ये तो एक्सटर्नल चीजें हैं। वो लयकारी होना एक्सटर्नल है कि मैं रिदम पे क्या करूंगा, मैं बैठे बैठे मैं कथक की मुद्रा कर लूं। अब इसमें सिंपल चीज है कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं यहाँ बैठा था, मैं ये लाया और एक झटके पर गर्दन मोड़ा, ये कथक की एक मुद्रा है। ये मैं कहाँ से सीखा था? बिरजू महाराज साहब को एक दिन देखा, बिरजू बैठे थे स्टेज पे, और वो बोले मैं बैठ के परफॉर्म करूंगा। चौकी लगी थी, दिल्ली की बात है, और वो आगे मतलब एक प्लेटफॉर्म था थोड़ा हाइट चौकी जैसा, उस पे, और बैठ के उन्होंने सिर्फ मुखाभिनय किया, सिर्फ मुद्राएं, और बैठ के डांस किया। और मैं देख के हम विस्मृत थे कि ये चमत्कार बैठ के बिना शरीर हिलाए कर रहे हैं, क्योंकि वो इंटरनल रिदम, इंटरनल लय बॉडी में है। तो ये एक्सटर्नल चीज़ है जो कि बॉडी की आंतरिक लय जो है अभिनेता के परफॉर्मेंस में, वो लय, वो संगीत, वो सुर, वो कोमलता जो स्त्रियों के पास होती है वो आती है। इसका दूसरा उत्तर है, हर पुरुष के भीतर, हर पुरुष, मैं, आप, दुनिया का बड़ा से बड़ा माचो मैन, एक स्त्री होती है, और हर स्त्री के भीतर एक पुरुष होता है। आप देखेंगे मुश्किल हालात में स्त्रियां ज़्यादा डट के खड़ी रहती हैं। उनको हम भावनाओं से जानते हैं कि वो बहुत जल्दी रो देती हैं, बहुत जल्दी टूट जाती हैं, लेकिन परिवार पर कठिन स्थिति हो तो घर की महिला खड़ी हो जाती है और वो इमोशनली पूरे परिवार को संभालती है। तो हर स्त्री के अंदर एक पुरुष होता है। अब यहाँ फिर एक कर दूं कि ये ना समझें कि मैं स्त्री की पुरुष की तुलना से बड़ाई कर रहा हूँ। हर पुरुष के स्टीरियोटाइप जो है, स्टीरियोटाइप नहीं है ये कि यहाँ भी रेफरेंस में पुरुष का दे रहा हूँ। हर पुरुष के भीतर एक स्त्री होती है जो वो छुपा के रखता है, जो स्टीरियोटाइप सामाजिक दबाव में उसको निकालने में लगता है कि यार ये मेरे बिहेवियर से और इस मेरी अदा से लोग ये ना समझे कि औरत की तरह करता है। मैं बहुत ही प्राउडली उस स्त्री को बचा के रखता हूँ अपने भीतर का, और मैं उसकी वो अर्धनारीश्वर का है ना, मैं वो सोचता हूँ। मैं किसी भी दृश्य को, किसी भी हालात को ना, मैं एक अपने नज़रिया से देखता हूँ। एक बार अपनी पत्नी के नज़रिया से सोचता हूँ, देखता हूँ, एक बार अपनी बेटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखता हूँ कि जनरेशन का अंतर है माँ बेटी में। मेरे घर पे 4-5 औरतें रहती हैं, बॉम्बे में भी, और सब अलग अलग हिंदुस्तान के हिस्सों से आती हैं। तो मैंने अपने भीतर के वो स्त्री को ना, वो स्त्री रूपी कोमलता को ना बचा के रखा हूँ, और वो बचा के रखना चाहता हूँ। इसीलिए कभी स्त्रियों बड़ा सम्मान पूर्वक मैं करूँगा। कभी मैं चाहता हूँ किसी दिन मुझे ऐसा कुछ किरदार मिले तो बहुत ग्रेसफुली मैं उसको निभाऊंगा, स्त्री को भी। और खैर ये तो भविष्य में रोल दिखेंगे तो पता चलेगा। तो ये दो आंसर है, एक लयकारी सुर संगीत, और दूसरा वो जो हमारे भीतर की कोमलता है ना, उसको बचा के रखो दोस्त। दुनिया करप्ट करने में लगी है। 8 घंटे से हम 12 घंटे की ड्यूटी आवर्स पे पहुंच गए हैं, अब भी ओवर टाइम करने में लगे हैं। हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए।
तो केदारनाथ सिंह जी हैं, कुछ 2-3 साल पहले देहांत हो गया। मेरे बहुत प्रिय कवि हैं, बहुत सारे प्रिय कवि हैं, उनमें से एक हैं। चूँकि हमारी माटी और भोजपुरी इलाके से आते हैं तो थोड़ा सा वो भाषाई लगाव भी है इनके, तो इनकी 2 छोटी कविताएं पढ़ूंगा। मैं जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, उसने कहा जाओ, मैंने उत्तर दिया, ये जानते हुए कि जाना हिंदी की सबसे खौफनाक क्रिया है, किसी का भी जाना। और एक बाबा की दूसरी कविता है, बहुत सुंदर कविता, ये भी मुझे पसंद है, बहुत सारी पसंद है, उनमें से एक अभी मिल गई तो मैं पढ़ रहा हूँ। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, छीमिया मटर की छीमिया। तुम आई जैसे छीमियों में धीरे धीरे आता है रस, जैसे चलते चलते एड़ी में काटा जाए धस। तुम दिखी जैसे कोई बच्चा सुना रहा हो कहानी, तुम हंसी जैसे तट पर बजता हो पानी। तुम हिली जैसे हिलती है पत्ती, जैसे लालटेन के शीशे में कांपती हो बत्ती। तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ। भुआ मतलब सेमल के पत्ते का रुई, या और एक रुई सॉफ्ट चीज जो धूप में लगता है, कि तुमने छुआ जैसे धूप में धीरे धीरे उड़ता है भुआ। और अंत में जैसे हवा पकाती है गेहूं के खेतों को, तुमने मुझे पकाया। और इस तरह जैसे दाने अलगाए जाते हैं भूसे से, तुमने मुझे खुद से अलगाया। ये है कविता। सर श्री श्री 108 पंकज त्रिपाठी गुरुजी तो आप हैं ही, बट उस सबसे ऊपर हम सब के लिए, जो लोग ये देख रहे हैं और जो लोग ये देखेंगे आगे चलकर, आप हैं सुपरस्टार। थैंक यू सो मच पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शुक्रिया मयंक बाबू, शुक्रिया सम्मान प्रेम के लिए आपका और मिहिर जी का, ABP का।